ये गेट एक्सेल 2025 माइक्रोबायोलॉजी का सेकेंड पार्ट चालू करते हैं। हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 74 तक कर लिया था, तो क्वेश्चन नंबर 75 चालू करते हैं। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है? Carl Wood established that short subunit rRNA sequences can be used to reveal evolutionary relationships between various organisms. Based on this, which one of the following options is the established phylogenetic arrangement of the three domains of life? So, कार्ल वूज जो था ना, उसने बनाया था 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। क्या? 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन जो था ना, ये किंगडम के भी ऊपर रहता था। ओके, तो इसने बोला था कि 3 मेजर डोमेन्स होते हैं, आर्किया, यूबैक्टीरिया और यूकैरिया। ओके, अभी इनका जो क्लासिफिकेशन था वो 16S rRNA सीक्वेंसेस के ऊपर से था। क्यों था 16S rRNA सीक्वेंसेस के ऊपर? क्योंकि ये जो होते हैं, ये होते हैं कंजर्व्ड अक्रॉस जीनस। तो इसकी वजह से अगर कोई बैक्टीरिया सेम जीनस का है तो उसके 16S rRNA एक्सट्रीमली कंजर्व्ड रहेंगे। तो जब उसने इस हिसाब से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन किया तो उसको इस तरह का डिवीजन मिला। एक कॉमन एंसेस्टर था लूका, जिससे सेपरेट हुए बैक्टीरिया और यूकैरिया और आर्किया। इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है एक्चुअली कि जो आर्किया है वो एक्चुअली ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं यूकैरिया से। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर क्या आएगा? उसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी, जिसमें 2 ऑप्शन है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। करेक्टली मैच द वायरसेस लिस्टेड इन कॉलम 1 विद द नेचर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग जेनेटिक मटीरियल लिस्टेड इन कॉलम 2। तो इसको पढ़ने के लिए एक्चुअली तेरे को वायरसेस का एक स्पेशल क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में। वो क्लासिफिकेशन का नाम है बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। ये बनाया था डेविड बाल्टीमोर ने इन 1990s। ओके, इसमें जो क्लासिफिकेशन था उसका बेसिस क्या था? तो उसका बेसिस था एक तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, कि वो डीएनए है, आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, क्या है, ठीक है। दूसरा उसका क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया था कि हाउ mRNA is produced
ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। कि वायरस जब खुद को रेप्लिकेट करता है तो किस तौर तरीके से mRNA प्रोड्यूस करता है, वो भी क्लासिफिकेशन के अंदर आया था। तो उस हिसाब से जब उसने क्लासीफाई किया तो उसने 7 मेजर क्लासेस डेवलप करी। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 और टाइप 7। टाइप 1 में जो जेनेटिक मटेरियल था वो था डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और उससे डायरेक्टली बनता था mRNA। टाइप 2 में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था और उससे बनता था पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और उससे बनता था mRNA। ठीक है। टाइप 3 में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट था एज जेनेटिक मटेरियल और उससे डायरेक्टली बनता था mRNA। टाइप 4 में पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए प्रेजेंट था जिससे बनता था नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जिससे बनता था mRNA। क्लास 5 में डायरेक्टली नेगेटिव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए प्रेजेंट था और वो डायरेक्ट बनाता था mRNA। ठीक है। टाइप 6 में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए प्रेजेंट था बट कैसा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी प्रेजेंट था यहाँ पे। तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से पहले बना देता था डीएनए, फिर बना देता था डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और फिर फाइनली बनाता था mRNA। जो 7th क्लास थी उसके पास भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज था पर उसका जेनेटिक मटेरियल था डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसके बाद भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज था और ये डायरेक्टली mRNA बनाता था। ये बाल्टीमोर की 7 क्लासेस हुआ करती थी। ओके। तो जब इस क्लासेस को तो एक्चुअली पढ़ेगी तो इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए होंगे जो तुझे याद करने पड़ेंगे। ओके। अभी इस क्वेश्चन पे अगर आते हैं तो सिंपली मेमोराइजेशन वाला क्वेश्चन है। बैक्टीरियोफेज लैम्बडा जो होता है उसके पास होता है लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, ये है बैक्टीरियोफेज लैम्बडा। बैक्टीरियोफेज M1 के पास है सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड। तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए किसके पास, बैक्टीरियोफेज M13। ओके। कोरोना वायरस के पास होता है पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। ओके। तो पॉजिटिव सेंस के बाद कोरोना वायरस और रियो वायरस के पास होता है लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सॉरी लीनियर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो यहाँ आएगा रियो वायरस। तो अगर तो इसको अरेंज करने जाएगी तो बैक्टीरियो एमफेज पी का आना चाहिए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दैट इज 1। क्यू का क्या आना चाहिए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए दैट इज 2। आर का क्या आना चाहिए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए आएगा दैट इज 3 और एस का क्या आएगा 4। सो 1 2 3 4 विच इज ऑप्शन सी। इसका आंसर है सी। अब वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 के पास। ओके। A culture of lac positive E. coli is grown in a medium lacking lactose or any other beta galactoside. The response of the lac operon upon induction by lactose can be monitored by measuring the levels of lac mRNA. Beta galactoside is enzyme and permease enzyme. Which one of the following profiles correctly captures the on-off response to lactose? Okay. For this तेरा lac operon तेरे को clear होना चाहिए। ओके। तो लैक ऑपरॉन क्या होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं इन डेप्थ में।
तो आगे जाके इस तरह के भी क्वेश्चंस आएंगे तो तेरे को हेल्प रहेगी। ओके, सो लैक ऑपेरॉन एक बैक्टीरियल ऑपेरॉन है, ठीक है। इट इज़ अ क्लासिकल बैक्टीरियल ऑपेरॉन, ठीक है। इसका वो डेवलप इसको किया था किसने? जैकब एंड मोनोड। ओके, तो ये एक्चुअली मैं इसका तेरे को एक स्ट्रक्चर बताता हूँ कैसा होता है। एक्चुअली एक छोटा रीजन होता है, ओके। उसके बाद एक रीजन आता है, हम बोलते हैं ऑपरेटर रीजन, ठीक है। ऑपरेटर से पहले एक छोटा रीजन होता है जो मैं बताना भूल गया, दैट इज प्रमोटर। और उसके बाद इसमें 3 स्पेशल जीन्स होते हैं, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। लैक जेड का प्रोडक्ट होता है, जीन प्रोडक्ट इज बीटा गैलेक्टोसिडेज। लैक वाई का होता है गैलेक्टोसिडेज परमीएज। लैक ए का होता है इसका गैलेक्टोसिडेज ट्रांसएसिटाइलेज। बीटा गैलेक्टोसिडेज ट्रांसएसिटाइलेज। ओके, इनके फंक्शंस क्या होते हैं? तो जो बीटा गैलेक्टोसिडेज होता है एक्चुअली वो लैक्टोज को ब्रेक करता है 2 पार्ट्स में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। गैलेक्टोज को भी लेटर ग्लूकोज के ही पाथवे में इंक्लूड कर दिया जाता है एनर्जी डेवलपमेंट के लिए। ओके, गैलेक्टोसिडेज परमीएज वो है जो अलाउ करता है लैक्टोज की एंट्री सेल के अंदर। ओके, ये जनरली ये 2 ही वो हैं जीन प्रोडक्ट्स जो एब्सोल्युटली नेसेसरी है ये कैटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, लैक्टोज के यूटिलाइजेशन के लिए ये एब्सोल्युटली नेसेसरी हैं। नाउ ये फंक्शन कैसे करते हैं? ओके, तो एक चीज़ याद रखने की है कि ये एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बनाता है। जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल मैं बना देता हूँ एक छोटी साइड, दिस इज प्रमोटर, ओके, ऑपरेटर, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए। ओके, जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है तब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होता है और वो जब ट्रांसक्रिप्शन करता है तो वो ऐसा नहीं करता कि एक लैक जेड का एमआरए बनाता है, लैक वाई का और लैक ए का। वो एक सिंगल बड़ा सा एमआरएनए बनाता है जिसमें तीनों के तीनों जीन्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी तीनों की इंडिपेंडेंट शाइन-डेल्गार्नो सीक्वेंस होती है। ये है शाइन-डेल्गार्नो सीक्वेंस ऑफ लैक जेड, ठीक है। ये है शाइन-डेल्गार्नो सीक्वेंस ऑफ लैक वाई और ये फाइनली है
Shine-Delgarno sequence of lac A। तो जब वो सिंगल mRNA बनता है उसमें तीनों की अलग अलग Shine-Delgarno सीक्वेंस है, तो राइबोसोम जब यहाँ आता है तो यहाँ जब टर्मिनेट हो जाएगा वो राइबोसोम से जो प्रोटीन बनेगा, दूसरा राइबोसोम यहाँ अटैच होगा और यहाँ टर्मिनेट हो जाएगा, तीसरा राइबोसोम यहाँ, तो ऐसे 3 सेपरेट प्रोटीन्स बनेंगे, वो उनका एमआरएनए एक ही होगा। इस तरह के एमआरएनए को कहते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक एमआरएनए। जब लैक्टोज एब्सेंट होता है तब एक जीन एक्टिव होता है, दैट इज लैक आई जीन, जो बनाता है लैक रिप्रेसर को। ये रिप्रेसर क्या करता है, ये प्रमोटर वाले रीजन में जाके बाइंड हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज वहाँ पे सही से बाइंड नहीं हो पाता और अच्छे से इस चीज़ का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रांसक्रिप्शन होता ही नहीं है, थोड़ा बहुत ट्रांसक्रिप्शन होते रहता है, थोड़ा बहुत लैक जेड का जीन प्रोडक्ट बनता है, थोड़ा बहुत लैक वाई का बनता है, थोड़ा बहुत लैक ए का बनता है, बट उतना एफिशिएंट ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो क्योंकि वो थोड़ा बहुत ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसकी वजह से लैक्टोज थोड़ा बहुत जीन, वो तो है जीन प्रोडक्ट लैक वाई का, तो थोड़ा बहुत लैक्टोज सेल के अंदर आता है, वो अंदर बीटा गैलेक्टोसिडेज लैक जेड का जो प्रोडक्ट है उससे बना लेता है एलोलैक्टोज, और ये जो एलोलैक्टोज होता है ना, वो लैक रिप्रेसर के पास जाके बाइंड हो जाता है एलोस्टेरिकली बाइंड होता है, और ये क्या कर देता है, ये इनएक्टिवेट कर देता है लैक रिप्रेसर को। तो अगर लैक रिप्रेसर इनएक्टिव हो गया तो आरएनए पॉलीमरेज अच्छे से बाइंड कर पाएगा, वो अच्छे से बाइंड कर पाएगा तो अच्छे से ट्रांसक्रिप्शन होगा, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा लैक जेड का जीन प्रोडक्ट बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लैक वाई का बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लैक ए का बनेगा, ठीक है, और उसके बाद ज़्यादा ही लैक्टोज प्रॉपरली यूटिलाइज होने लगेगा। दूसरा, कभी कभार ऐसी सिचुएशन होगी जब लैक्टोज तो प्रेजेंट है पर ग्लूकोज भी प्रेजेंट है। अभी ग्लूकोज जनरली प्रेफरेंशियल सोर्स होता है, तो जब ये कंडीशन होगी तो हमको लगता है यार लैक्टोज तो प्रेजेंट है, ये लैक ऑपेरॉन एक्टिव होना चाहिए, बट इस केस में लैक ऑपेरॉन इनएक्टिव रहेगा। ऐसा क्यों? तो एक्चुअली जो मैं यहाँ बीच में थोड़ी पीछे साइड छोड़ रहा था ना, प्रमोटर, ऑपरेटर, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, तो जब यहाँ मैं छोटी सी जगह छोड़ रहा था ना, ये एक स्पेशल रीजन है, ये बोलते हैं हम इसको कैप बाइंडिंग साइट। यहाँ पे एक स्पेशल प्रोटीन बाइंड होता है, इसको बोलते हैं कैप प्रोटीन। कैप का फुल फॉर्म होता है कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। अगर ये प्रेजेंट होता है तभी आरएनए पॉलीमरेज अच्छे से प्रमोटर पे बाइंड कर पाता है और इसका ट्रांसक्रिप्शन कर पाता है। अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो कैप बाइंडिंग साइट में कैप प्रेजेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज अगेन उतना अच्छे तरह से ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा। ओके, तो ओनली इन कंडीशन जब सिर्फ और सिर्फ लैक्टोज प्रेजेंट है और कोई भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट सोर्स लाइक ग्लूकोज नहीं प्रेजेंट है, तभी लैक ऑपेरॉन एक्टिव होता है, ठीक है। वरना सबसे पहले ये फाइनल कंडीशंस में ई कॉली पहले ग्लूकोज खा जाएगा, और जब ग्लूकोज ख़त्म हो जाएगा तो कैप प्रोटीन बनेगा, क्योंकि अभी ग्लूकोज नहीं है, और अब कैप प्रोटीन बनेगा, लैक्टोज प्रेजेंट है, आरएनए पॉलीमरेज अच्छे से बाइंड होगा, अच्छा ट्रांसक्रिप्शन होगा, और फिर लैक्टोज को भी खाना चालू करेंगे। कैप प्रोटीन की रिलेशनशिप कैसी होती है? कैप बाइंडिंग प्रोटीन को एक्टिवेट करता है CAMP, साइक्लिक
एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। जब ग्लूकोज हाई होता है तब इसका मतलब एनर्जी भी हाई होगी, तो एटीपी हाई होता है और एएमपी लो होता है। जब ग्लूकोज लो होता है तो साफ सी बात है एटीपी लो हो जाएगा, एएमपी बढ़ने लगेगा। यही एएमपी इवेंचुअली जाके कन्वर्ट होता है सीएएमपी में, और जैसे सीएमपी में कन्वर्ट होता है कैप प्रोटीन जो है उसका सिंथेसिस चालू होता है और कैप बाइंडिंग साइट पे कैप प्रोटीन जाके अटैच हो सकता है। ठीक है, तो जब भी ग्लूकोज प्रेजेंट है तो ई को लैक्टोज लेने की ज़रूरत नहीं है, तो वो कुछ नहीं, ग्लूकोज प्रेजेंट रहेगा, एटीपी हाई रहेगा, कैप नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे ही ग्लूकोज ख़त्म हुआ एएमपी बढ़ने लगा, उसकी वजह से सब्सिक्वेंटली सीएएमपी भी बढ़ने लगा और कैप का प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, लैक्टोज अंदर आया, जैसे ही लैक्टोज अंदर आया एलोलैक्टोज में कन्वर्ट हुआ, लैक रिप्रेसर हट गया, आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो सकता है और अच्छे से ट्रांसक्रिप्शन हुआ और फिर लैक्टोज को खाना चालू कर दिया। अभी वो ये पूछ रहा है कि जब लैक्टोज ऐड किया उसके बाद ऑलमोस्ट 5.5 सेकेंड्स में लैक्टोज हटा दिया और 10 सेकेंड तक उन्होंने मेजर किया ये सारे एंजाइम्स का कंसंट्रेशन, ओके, और लैक एमआरएनए का कंसंट्रेशन। तो कौन सा ग्राफ बेस्ट डिपिक्ट करता है? तो देखो, जब लैक्टोज को हटा देंगे, जब लैक्टोज को हटा देंगे हम लोग तो क्या होगा, लैक्टोज कम हो जाएगा और लैक एमआरएनए बनने लगेगा। तो जब हम लैक्टोज रिमूव कर देंगे, ठीक है, तो उस टाइम पे सबसे पहले कुछ डिक्रीज होना चाहिए, तो दैट इज़ तेरा लैक एमआरएनए सिंथेसिस। क्योंकि जैसे ही लैक्टोज रिमूव कर दिया, ठीक है, उसके बाद इनफ लैक्टोज नहीं रहेगा, तो वो जो अपना एलोलैक्टोज बन रहा था वो नहीं बनेगा इतना, तो क्या होगा, वापस से लैक आई वहाँ पे चले जाएगा और उसको रिप्रेस कर देगा। तो जो लैक्टोज है उसका कर्व नीचे जाना चाहिए। इसमें तो फिर जो फिगर एस है वो तो हट ही गया, बचा लैक फिगर पी क्यू आर। ओके, उसके बाद दूसरी चीज़ जो तेरे को देखने की ज़रूरत है वो ये है कि जो प्रोटीन्स है बीटा गैलेक्टोसिडेज और परमीएस, वो दोनों तो स्टेबल होते हैं, तो वो थोड़े टाइम बाद स्टेबल हो जाने चाहिए, राइट। अभी कौन सा, तो इसमें तेरा आर वाला फिगर हट जाएगा, बिकॉज परमीस एक्टिविटी डिक्रीज क्यों हो रही है, प्रोटीन थोड़ी डिग्रेड हो जाता है इतनी जल्दी। ओके, बट अब सवाल है कि परमीएस ज़्यादा बनेगा या बीटा गैलेक्टोसिडेज। तो एक्चुअली परमीएस तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, मेन जो प्रोटीन है काम का दैट इज़ बीटा गैलेक्टोसिडेज, तो वो बन जाएगा, तो वो ज़्यादा बनना चाहिए। तो एक्चुअली इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन पी, क्वेश्चन नंबर 77 का। अभी के लिए इतना ही, आगे के क्वेश्चन मैं बाद में कवर करता हूँ।